नमस्कार दोस्तों। आज मेरा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर और शूट कर चुका हूँ। आज मेरा ये दूसरा लेक्चर है और मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए एम लक्ष्मीकांत बुक से। तो आइए अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चल रहा था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कि मेरा चैप्टर था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो कि पहला चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत की बुक में। और मैंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को समाप्त कर दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में। आप जाके देख सकते हैं और कमेंट करके बताएं कि आपको पढ़ने में कैसा लगा वो वीडियो। और अब हम संशोधन अधिनियम 1781 का पढ़ेंगे, यानी संशोधन अधिनियम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, अधिनियम को हम लोग एक्ट कहते हैं और संशोधन को इंग्लिश में कहते हैं अमेंडिंग, यानी अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो भी रेगुलेटिंग एक्ट के संशोधन जो रह गए थे, जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी गलतियां हुई, उसको संशोधित करने के लिए एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसका नाम रखा गया संशोधन अधिनियम 1781। तो आइए इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि बंदोबस्त कानून यानी सेटलमेंट एक्ट किसके बाद पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पारित किया गया था, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पारित किया गया था संशोधन अधिनियम 1781, ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्रमबद्ध दे देता है कि ये एक्ट कौन सा पहले आया है, इसमें से एक्ट कौन सा बाद में आया, ठीक है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये सभी एक्ट कौन पारित कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं वो रिलेटेड किससे है, किस विषय के बारे में बात हो रही, उस चीज़ को समझने में अगर वो चीज़ हमें पता हो कि किस विषय में बात हो रही है, तो हमें जल्दी समझ में आती। तो मैंने बताया था आपको कि ब्रिटिश साम्राज्य की बात हो रही है, यानी ब्रिटिश ने हमारे जब भारत में आगमन हुआ था 1608 में, इससे पहले वाले वीडियो में सब पढ़ा चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। अब हम संशोधन अधिनियम पढ़ रहे हैं। तो बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब किस कानून की? 1781 का संशोधन अधिनियम जो है, इसकी जितनी भी विशेषताएं हैं वो अब बताई गई हैं। तो हम सभी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहली विशेषता दी गई है कि इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। ये तो पहला चीज़ होगी कि जो संशोधन अधिनियम है 1781, उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही थी वो आपको बताई जा रही हैं यहाँ पर। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। अब हम यहाँ पर प्रश्न आपके लिए डाल रहे हैं कि न्यायालय, उच्चतम न्यायालय
कि सबसे पहली उच्चतम न्यायालय कहाँ बनाई गई थी। ये आपको कमेंट में मुझे बताना है कि सबसे पहली सर्वोच्च न्यायालय कहाँ बनाई गई थी। ठीक, बात करते हैं इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। तीसरा है, इस कानून द्वारा कलकत्ता को कोलकाता भी कहते हैं, कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के बाद या मामले तय करे। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। यानी संशोधन अधिनियम में कहा गया, संशोधन अधिनियम 1781 में कहा गया कि जितने भी आप प्रतिबंध हैं या प्रांतीय न्यायालय की जो भी कार्यवाहियाँ हैं, पहले गवर्नर जनरल करेगा, फिर न्यायालय द्वारा उस पर चर्चा की जाएगी। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलिंग के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत किया। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। अब जो संशोधन अधिनियम नहीं कर सका, रेगुलेटिंग एक्ट नहीं कर सका, अब उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें कौन कौन सी बातों की चर्चा हुई है, किन किन विषयों पर मुद्दा उठाया गया है, इन सभी की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधन अधिनियम 1781 में पारित किया। अब प्रश्न आ सकता है कि किस कंपनी ने या किस शासन ने 1773 की कमियों को पूरा करने के लिए, यानी 1773 कौन है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को पूरा करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया गया था। तो संशोधन अधिनियम यानी सेटलमेंट एक्ट जिसको बोल सकते हैं, पारित किया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। अब इस अधिनियम की विशेषताएं देखिए। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। पृथक पृथक का मतलब होता है अलग अलग कर दिया। यानी इसने कंपनी की जितने भी तरीके थे और वाणिज्यिक कार्यों के जितने भी तरीके थे, उन दोनों को अलग अलग कर दिया। किस एक्ट ने ये सब किया था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीन की अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड को कहते हैं। नियंत्रण माने क्या होता है? कंट्रोल, जिस पर मेरा कंट्रोल हो उसे नियंत्रण कहते हैं। यानी नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। अब देखिए यहाँ पर द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन 6 राज्यों में अभी लागू है। अभी आपको पता चलेगा कि द्वैध शासन किस किस राज्यों पर लागू है। आगे चल के आपको सभी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति भी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश
आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इसके बाद आता है 1786 का अधिनियम। अधिनियम को एक्ट कहते हैं, वो तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज होते हैं बच्चे कि अधिनियम को एक्ट कहते हैं या अनुच्छेद को एक्ट कहते हैं। तो देखिए, अधिनियम को एक्ट कहते हैं और अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। बात कर लेते हैं इस अधिनियम के बारे में, इसमें क्या क्या है। सभी चीज़ों के विषय में हम संपूर्ण जानकारी देंगे आपको, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो 1786 में क्या क्या बातें हुई। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग थे बंगाल के गवर्नर, ठीक है। तो भूलना नहीं है, किसी भी चीज़ को भूलना नहीं है। हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसमें क्वेश्चन छिपे हुए हैं, उनको आपको निकालना है। जो हम बातें बता दें आपको कि ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको नोट कर लें आप। उसको आप क्वेश्चन के हिसाब से एक कॉपी बना, उसमें क्वेश्चन लिखें, उसका आंसर भी लिखें। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे पहला कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। दूसरे कौन बने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब बने? 1786 में। तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें रखी। अब भैया लॉर्ड कॉर्नवालिस कहने लगे कि भैया ऐसा है, हम बंगाल के गवर्नर तो बन जाएंगे, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं, उनको मानो तब। वो 2 शर्तें कौन कौन सी थीं, आगे देखते हैं। उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसलिंग के निर्णय अधिभावी करने अथवा ना मानने का अधिकार हो। यानी क्या बात कर रहा है, अब उसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। ये कौन बातें कह रहा है? ये दोनों बातें कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसलिंग के निर्णय को अधिभावी करने अथवा ना मानने का अधिकार हो। यानी अगर किसी ने उस पर किसी बात पर चर्चा की, तो वो कहता है कि मैं उसे नहीं मानूंगा, और उसके प्रति मुझे कोई उत्साहित नहीं करेगा कि नहीं आपको ये बात माननी पड़ेगी। मतलब उसके मन पे डिपेंड होगा, वो नहीं मानेगा, मान भी सकता है, नहीं मान सकता है। कोई भी अधिनियम उस पर अगर लगाया जाएगा, कहेगा कि ये अधिनियम पारित कर दो, तो वो मना भी कर सकता है, पारित भी कर सकता है। उसका कहना ये है। दूसरी शर्त रखी कि उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। अब वो कहता है कि मैं गवर्नर जनरल तो बनूंगा बंगाल का, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे सेनापति भी बनना है, कमांडर इन चीफ ये भी बनना है। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया, और ये सभी कानून किस में जोड़ दिए गए? अधिनियम 1786 में जोड़ दिए गए। अब बात कर लेते हैं 1793 का चार्टर कानून। सॉरी, आज हम जो मेरा 1773 से 1858 तक था उसको हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, आगे बहुत हम चीज़ें सिखाने वाले हैं आपको, क्वेश्चन भी बताएंगे। इसमें ही क्वेश्चन हम बता देते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लें। और जब परीक्षा की दृष्टि से आप पेपर को खोलेंगे तो 100% आपको यहीं से क्वेश्चन दिखाई देंगे और कहीं से क्वेश्चन नहीं दिखाई देते हैं। बात करते हैं 1793 का चार्टर कानून, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। अब इसकी विशेषताएं देखिए, यानी किसकी विशेषताएं देखिए, इस अधिनियम की विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। अब इस चार्टर कानून में क्या क्या कहा गया, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, कौन से अधिनियम लगाए गए या किसी को हटाया गया, वो सब देखने को मिलेगा। पहली बात इसमें कही गई, इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था। देखिए, हम बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे। किस लिए पूछते हैं? इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका दिमाग
एकदम प्रेजेंट में रहे। आपको ये ना लगे कि अरे ये तो पढ़ा रहे हैं एकदम से और पढ़ाते ही जा रहे हैं। नहीं, पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को कैसे रिवाइज करना है एंड अपने माइंड को कैसे रिकॉल करना है। रिकॉलिंग पावर बढ़ाओ। जैसे आपको यहाँ पर पता चला कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात हुई, तुरंत आपके दिमाग में टच होना चाहिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, उसने 2 शर्तें रखी, तो ये आपके दिमाग में टच होना चाहिए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसलिंग के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्ति को प्रभावित भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया। दूसरा कहते हैं कि इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिलिंग के सदस्य होने का अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसने व्यवस्था दी, किसने व्यवस्था दी? उसने कोई नहीं है, ये एक अधिनियम है, उसकी बात कर रहा है। उसने कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो अपने अधिनियम द्वारा ये सब बातें कह रहा है। तो उसने कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आपको बात बता देते हैं। इसने व्यवस्था दी, इस अधिनियम ने व्यवस्था दी, 1793 ने एक अधिनियम, इस अधिनियम में एक व्यवस्था दी कि जितने भी हमारे भारतीय राजस्व, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं भारत के, उनको भारत के राजस्व से ही भुगतान किया जाए। अभी प्रश्न आ सकता है कि भारतीय कर्मचारियों को भारत की राज्य व्यवस्था से भुगतान दिया जाता है, ये अधिनियम किस एक्ट में लिखा है? तो 1793 चार्टर कानून में लिखा गया है कि भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाए कर्मचारियों को। तो ये प्रश्न आपका बन सकता है। हर एक लाइन में आपका क्वेश्चन है, बस बशर्ते आपको पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन को निकालना आना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं दूसरा चार्टर कानून 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1813। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब प्रश्न आता है कि कंपनी के एकाधिकार को किसने समाप्त कर दिया, किस अधिनियम ने समाप्त कर दिया? प्रश्न आ जाएगा। तो आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि किस कानून में ये बात कही गई थी कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाए। ये एक्ट था 1813 यानी 1813 में ये बात कही गई थी। पहले पॉइंट में कही गई थी कि इस कानून में भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्र पर ब्रिटिश के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। तीसरी बात कहता है चार्टर कानून तीसरी बात कहता है कि इस कानून में ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। अब प्रश्न यहाँ से आएगा कि जो ईसाई धर्म हमारा आया है, तो हमारे ईसाई धर्म आया है भारत देश में, तो वो मिशनरियों के द्वारा आया है। मिशनरियों को भारत आकर, मिशनरी भारत आए, वो अपना धर्म लेकर आए भाई, और उन्होंने एक अधिनियम द्वारा अपना धर्म फैलाने लगे। 1813 में भारत आए, भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की।
चौथी लाइन कहती है कि इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में वसिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। अब पश्चिमी शिक्षा की पश्चिम जो शिक्षा हुई है, तो प्रश्न आएगा कि पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था किस कानून द्वारा दिया गया था। तो 1830 आप याद रखेंगे, 1813 में ये बातें कही गई हैं कि पश्चिम में भी शिक्षा दी जाए। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था। अब भाई इस कानून द्वारा कहा गया, किस कानून द्वारा? चार्टर कानून 1813 में कहा गया कि भाई देखिए, अगर कोई भुगतान नहीं देगा तो उसको दंडित किया जाएगा। ये बातें हुई किस कानून में? ये सब बातें हो रही हैं 1813 में ये सब बातें हुई हैं। अब बात कर लेते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें भाई देखिए क्या क्या कहा गया, भारतीयों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, या ब्रिटिश ने क्या बातें इसमें कही हैं। अभी हमारी सब बातें ब्रिटिश और भारत में ही हो रही हैं, सही बात है। ब्रिटिश भारत, अब 1833 देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। कौन सा अधिनियम निर्णायक कदम था? 1833 का चार्टर अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या क्या बातें हुई हैं, निर्णायक कैसे सिद्ध हुआ, ये सब बातें यहाँ पर दी गई हैं। पहली बात कही गई, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो मद्रास और बम्बई पर कब्जा करता था। अब भाई उसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। 1833 का चार्टर अधिनियम, अब बंगाल का गवर्नर सिर्फ बंगाल का नहीं रहा, पूरे भारत का गवर्नर हो गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्णय किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा आता है, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट, यानी पुराने कानूनों को नियामक कहा गया और नए कानूनों को एक्ट कहा गया। अब प्रश्न ये आएगा कि जो नए कानून के तहत, यानी जो निकाय कानून कहा गया, यानी जो पुराने कानून थे, पहले बनाए गए जो कानून थे, उन्हें तो नियामक कहा गया, लेकिन जो नए कानून बने उन्हें एक्ट कहा गया। ये बात किस अधिनियम द्वारा कही गई है, प्रश्न ये आएगा। तो आपको बताना है 1833 के चार्टर अधिनियम में कहा गया था कि पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत जो बने कानून थे उन्हें एक्ट या अधिनियम कहा गया। एक्ट या अधिनियम कहा गया, ठीक है। तीसरी बात कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चौथी बात कहता है कि चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया।
यानी सबसे पहले चार्टर अधिनियम 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया। अब प्रश्न ये आएगा कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया था। तो 1833 चार्टर एक्ट याद रखें आप, शुरू करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी कार्यालय हो, कोई भी रोजगार हो, उसमें भारतीयों को वंचित नहीं किया जाएगा, उसमें भारतीयों को इंक्लूड किया जाएगा। ये चार्टर अधिनियम 1833 में कहा गया। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि इसको समाप्त किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। बात कर लेते हैं कि 1853 का चार्टर अधिनियम, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। कौन सा अधिनियम महत्वपूर्ण है भाई? 1853 का अधिनियम महत्वपूर्ण है। अब किस विषय के लिए इम्पोर्टेंट है वो अभी इस विशेषताओं में देखने को मिलेगा। पहली विशेषता थी इसकी, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए परिषद और जोड़े गए। 6 नए परिषद और जोड़े गए। किसके तहत? 1853 चार्टर अधिनियम, 6 नए परिषद और जोड़े गए। इन्हें विधान परिषद कहा गया। अब इन्हें क्या कहा गया? विधान परिषद कहा गया। जो नए 6 परिषद जोड़े गए उन्हें विधान परिषद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया। अब यहाँ से प्रश्न आएगा कि गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1853। याद रखें, हर एक चीज़ में यही चीज़ आएगी। ये चीज़ दी गई है अगर पॉइंट में, तो यही इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब इसी के बारे में जो भी है, ठीक है। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गईं जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मिशनरी और प्रक्रिया की ज़रूरत थी। दूसरी बात कहती है कि इससे सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। अब मैकाले समिति कब आई? 1854 में आई। प्रश्न यहीं से बनेंगे अगर डेट वाले बनेंगे। मैकाले समिति कब आई? 1854 में आई। तो ये सब याद रखें आप। तीसरी बात कहता है कि इसने कंपनी को शासन को विस्तारित कर दिया। इसने क्या किया? इस कंपनी के शासन को विस्तृत कर दिया। किस एक्ट ने कंपनी के शासन को विस्तृत किया? 1853 एक्ट ने कंपनी के शासन को विस्तृत कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य में से 4 का चुनाव
बंगाल, मद्रास और बम्बई के आगरा स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया। अब प्रश्न आएगा, प्रश्न ऐसे बहुविकल्पी में आ जाएगा, कहेगा कि जो क्षय परिषद का गठन हुआ था 1853 में, उसमें से जो 4 का चुनाव हुआ, 4 सदस्यों को चुनाव हुआ था, वो कहाँ से किया गया था? वो किया गया था बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा। ये बातें आप ध्यान रखें। 4 सदस्य यहाँ से चुने गए थे कि प्रांतीय सरकारों द्वारा चुना गया था। इन द्वारा 4 सदस्य यहाँ से चुने गए थे 6 में से। और अब आ जाता है ताज का शासन 1858 से 1947 तक। तो इस अधिनियम से हम कल से प्रारंभ करेंगे इस अधिनियम को। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या हुआ, इसकी विशेषताएं क्या हैं, और भारत में और ब्रिटिश में क्या क्या बातें और हुई। ये सभी ब्रिटिश और भारत के बीच की बातें हो रही हैं कि कब क्या होगा, कब क्या किया जाएगा, या कब बंगाल में कुछ परिवर्तन होगा भारत द्वारा, भारत में परिवर्तन होगा बंगाल द्वारा। ये सही बातें हो रही हैं, ठीक है। अधिनियम हमने पढ़ लिया है। कल पढ़ेंगे ताज का शासन 1858 से 1947 तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।